फेमिनिस्ट के विस्तृत अर्थ में परिवार समाज ऐसी इकाई है जिसमें माता पिता तथा उसके विवाहित एवं अविवाहित बच्चे तथा अन्य सदस्य सम्मिलित करते हैं और जो उत्तरदायित्व तथा स्नेह की भावना से परस्पर बंधे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में बाधक कारक है। तो व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में बाधक कारक है अज्ञानता, निर्धनता, सामाजिक मान्यता, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में बाधक कारक है, तो इसका आंसर डी होगा। एक व्यक्ति की आवश्यकता अनंत होती है। आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ही वह दिन रात अथक प्रयास करता है, किंतु कुछ ऐसी बाधाएं होती हैं जो उसकी आवश्यकताओं को पूरी नहीं होने देती, जो निम्नलिखित है। जैसे कि साधनों का अभाव होता है, अज्ञानता व जानकारी का ना होना होता है, निर्धनता होता है और सामाजिक मान्यता होता है, समय की कमी होती है, आवश्यकता का निरंतर उत्पन्न होना, कर्मठता का अभाव व कार्य की अनिच्छा होती है। तो यह सब जो कि व्यक्ति की बाधाओं में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक सामाजिक आत्म संगठन और प्राप्ति के किस विद्वान द्वारा आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना गया है। तो भौतिक सामाजिक आत्म संगठन और प्राप्ति को प्रोडेनियल तथा प्रेस्कोट द्वारा आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना गया है। तो इन विद्वान के द्वारा माना गया है, तो इसका आंसर सी होगा। तो प्रसिद्ध मनोशास्त्री एवं विद्वान प्रोडेनियल तथा प्रेस्कोट ने आवश्यकताओं के वर्गीकरण के अंतर्गत भौतिक सामाजिक आत्म संगठन और प्राप्ति को शामिल किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है। यह कथन किस समाजशास्त्री का है। तो यह कथन जो है कि दुर्खीम का है। समाजशास्त्र सामाजिक प्रतिनिधियों का अध्ययन है, तो यह कथन दुर्खीम समाजशास्त्री का है। तो समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्य उन मूल्य, सांस्कृतिक मानकों तथा सामाजिक संरचनाओं को कहते हैं जो व्यक्ति को परिवर्तित करते हैं और उनके ऊपर सामाजिक बंधन अध्यारोपित करते हैं। समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए विचारक इमाइन दुर्खीम ने लिखा है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है। दुर्खीम के द्वारा सामाजिक तथ्यों का जो विश्लेषण किया गया है उसके आधार पर सोशल फैक्टर की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया जाता है, जैसे कि बाहपन, आंतरिक, सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ, यह सब जो है कि सोशल फैक्टर के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक में पाए जाने वाले सामाजिक भेद हैं। तो बालक में पाए जाने वाले सामाजिक भेद क्या हैं। तो आचरण में, स्वभाव में, दृष्टिकोण में, जो कि बालक में पाए जाने वाले यह सभी सामाजिक भेद है। तो इनमें से सभी होगा, आचरण, स्वभाव, दृष्टिकोण। बालक व बालिकाओं के बीच मुख्यतः निम्नलिखित 3 आधार पर अंतर पाए जाते हैं। बालक और बालिकाओं के बीच मुख्यतः 3 आधार पर अंतर पाए जाते हैं। पहला क्या, संज्ञानात्मक क्षेत्र की भिन्नताएं, भावनात्मक क्षेत्र, और तीसरा होता है मनोपेशी क्षेत्र होता है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र की भिन्नताएं में इसके अंदर निम्नलिखित व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, जैसे बुद्धि, अभिक्षमताएं, सृजनशीलता, शैक्षिक उपलब्धि। और भावनात्मक क्षेत्र में जो है कि भावनात्मक क्षेत्र में इसके प्रमुख उल्लेख हैं, जैसे कि रुचि, जीवन मूल्य, अभिवृत्ति, अभिप्रेरणा, आत्मसम्मान, संवेगात्मक स्थिरता, स्वभाव एवं व्यक्तित्व के विशेषक होते हैं। और मनोपेशी क्षेत्र में जो कि प्रमुख उप क्षेत्र इस प्रकार है कि शारीरिक होता है, शारीरिक सहन शक्ति, मनोपेशी कौशल होता है। तो यह सभी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि परिवार के प्रति निष्ठा एवं आत्मता का क्षीण हो जाना ही पारिवारिक विघटन है। तो परिवार के प्रति निष्ठा एवं आत्मकता का क्षीण हो जाना पारिवारिक विघटन है। यह किस विद्वान की परिभाषा है। तो यह जो है कि मिड की परिभाषा है। परिवार के प्रति निष्ठा एवं एकात्मकता का क्षीण हो जाना ही पारिवारिक विघटन है। तो यह मिड महोदय का है। तो परिवार मानवीय मूल्यों का आधार है।
परिवार के माध्यम से ही मानवीय मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होता है। परिवार के विघटन को परिभाषित करते हुए मिड महोदय ने लिखा है कि परिवार के प्रति निष्ठा एवं एकात्मकता क्षीण हो जाना ही पारिवारिक विघटन है। तो इनका याद करने का ज्यादातर ध्यान दिए, निष्ठा एवं एकात्मकता है, एकात्मक क्षीण हो जाना ही पारिवारिक विघटन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काम तृप्ति तथा पैतृक कार्य परिवार के विशिष्ट कार्य है, यह कथन किस विद्वान का है? काम तृप्ति तथा पैतृक कार्य परिवार के विशिष्ट कार्य हैं, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन जो है कि ऑगबर्न तथा निमकॉफ का है। ऑगबर्न तथा निमकॉफ का है। तो इसका आंसर सी होगा। काम तृप्ति तथा पैतृक कार्य परिवार के विशिष्ट कार्य हैं। काम तृप्ति तथा पैतृक कार्य परिवार के विशिष्ट कार्य है, तो यह ऑगबर्न निमकॉफ का है। और जो है कि मिड महोदय का क्या है? परिवार के प्रति निष्ठा एवं एकात्मकता का क्षीण हो जाना। परिवार के प्रति निष्ठा एवं एकात्मकता का क्षीण हो जाना ही पारिवारिक विघटन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनके संबंधित देखते हैं और कुछ जानकारियां हैं। काम तृप्ति तथा पैतृक कार्य परिवार के विशिष्ट कार्य है, यह कथन विद्वान ऑगबर्न एवं निमकॉफ महोदय जी का है। ऑगबर्न महोदय ने परिवार के 6 प्रकार बताए हैं। एक स्नेह संबंधित परिवार, आर्थिक परिवार, मनोरंजनात्मक और सुरक्षात्मक परिवार, धार्मिक, शैक्षिक। और किंग्सले डेविस ने परिवार के 4 प्रकार बताए हैं। तो प्रजनन, भरण पोषण, सामाजिक संस्करण, समाजीकरण। प्रजनन, भरण पोषण, सामाजिक संस्करण, समाजीकरण होता है। यह किंग्सले डेविस का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन एक विघटन है। तो सामाजिक परिवर्तन एक विघटन है, तो यह जो है कि सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी विघटन। इसका आंसर सी से होगा। सामाजिक परिवर्तन एक सर्वव्यापी घटना है। सामाजिक परिवर्तन समाज के आंतरिक और बाहरी या संरचनात्मक दोनों पक्षों में हो सकता है। वास्तव में समाज से संबंधित विभिन्न पहलुओं में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। सामाजिक परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव है। समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव है, तो यह ऋणग्रस्तता है। समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव ऋणग्रस्तता है। जो समाज पर दहेज प्रथा का सबसे बड़ा कुप्रभाव ऋणग्रस्तता के रूप में होता है। समाज में दहेज प्रथा एक ऐसा सामाजिक अभिशाप बन गया है जो महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों चाहे वे शारीरिक हो या फिर मानसिक हो, बढ़ता जा रहा है, जो कि बढ़ावा देता जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य सबसे पहले अपने परिवार, सबसे पहले अपने सदस्य और फिर राज्य का इस प्रकार राज्य रूपी परिवार का आधारित होना चाहिए। मनुष्य सबसे पहले परिवार का सदस्य है और फिर राज्य का इस प्रकार राज्य रूप परिवार पर आधारित होना चाहिए। यह विचार जो है कि ऑगबर्न एवं निमकॉफ का है। तो इसका आंसर बी होगा। नहीं, ऑगबर्न निमकॉफ का नहीं है, यह कन्फ्यूशियन का है। कन्फ्यूशियन का है, ये गलत हो। कन्फ्यूशियन का, यह कथन कन्फ्यूशियन का है। तो मनुष्य सबसे पहले परिवार का सदस्य है, यह परिवार का सदस्य और फिर राज्य का इस प्रकार राज्य रूप पर आधारित होता है। यह विचार प्रसिद्ध समाजशास्त्री कन्फ्यूशियस महोदय जी का है। परिवार की सफलता कुंजी है। परिवार की सफलता कुंजी क्या है? तो परिवार की सफलता कुंजी जो है कि सफल दाम्पत्य समायोजन होता है। सफल दाम्पत्य समायोजन होता है। इसका आंसर ये हो जाए। जो पति पत्नी के बीच सफल दाम्पत्य समायोजन परिवार की सफलता कुंजी है। वैवाहिक समायोजन दाम्पत्य जीवन की सफलता, पारिवारिक स्थायित्व तथा परिवार में जन्म लेने वाले बच्चों की उचित पालन पोषण एवं विकास के लिए आवश्यक है, जो परिवार की सफलता कुंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक दृष्टि से संयुक्त परिवार के लाभ हैं। आर्थिक दृष्टि से संयुक्त परिवार के लाभ क्या हैं? तो मितव्ययिता और भूमि विखंडन से बचाव, और जो कि यह आर्थिक दृष्टि से संयुक्त परिवार के लाभ हैं। और श्रम विभाजन एवं उत्पादन सुविधा ये भी है। और संपत्ति का समाजवादी वितरण
ये भी है, आर्थिक दृष्टि से संयुक्त परिवार के लाभ हैं, तो इसमें से उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। तो आर्थिक दृष्टि से संयुक्त परिवार के अनेक लाभ हैं, जैसे मितव्ययिता, भूमि विखंडन से बचाव, प्रत्येक सदस्यों में कार्य का विभाजन एवं उत्पाद में सुविधा, संपत्ति का समाजवादी वितरण आदि। संयुक्त परिवार के सामाजिक लाभ क्या हैं? संयुक्त परिवार के सामाजिक लाभ क्या है? तो संयुक्त परिवार के सामाजिक लाभ हैं सामाजिक सुरक्षा एवं परमार्थ की भावना, सामाजिक नियंत्रण एवं परमात्मा की सुरक्षा, बच्चों की उचित पालन पोषण और मनोरंजन के साधन। तो इनमें से सभी, तो इसका आंसर सभी सामाजिक परिवार के लाभ है। संयुक्त परिवार के लाभ है, सॉरी, संयुक्त परिवार के लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त परिवार दोष निम्नलिखित में से कौन कौन से? संयुक्त परिवार के दोष निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? तो व्यक्तिगत आर्थिक निर्भरता की कमी एवं आलसी व्यक्ति की वृद्धि। तो यह है जो कि अगर संयुक्त परिवार में है तो एक व्यक्ति कमा रहा है तो उसके पीछे बहुत व्यक्ति खाने वाले हैं, तो व्यक्तिगत आर्थिक निर्भरता की कमी और आलसी व्यक्ति की वृद्धि बहुत होती है। और निर्धनता सामान्य तथा बच्चों के व्यक्तित्व का विकास में बाधक एवं गंदी आदतों का विकास होता है। तो निर्धनता समान होता है बच्चों की विकास, व्यक्तित्व विकास के बाधक है, और गंदी आदत का विकास होता है। तो द्वेष एवं तनाव के केंद्र एवं गोपनीय स्थानों का अभाव होता है। तो संयुक्त परिवार में जगह की कमी होती है, तो द्वेष एवं तनाव का केंद्र एवं गोपनीय स्थानों का अभाव होता है। ये सभी जो कि संयुक्त परिवार के दोष हैं, तो इनमें से सभी, तो इसका आंसर डी सही होगा, इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहां पति पत्नी एवं बच्चे ही मात्र एक साथ मिलजुल कर एक छत के नीचे रहकर एक ही रसोई में खाना पकाते हैं तथा खाते हैं, तो उसे कहते हैं, तो उसे जो है कि जहां पति पत्नी एवं बच्चे एक साथ मिलजुल कर एक छत के नीचे रहते हैं और एक ही रसोई में खाना पकाते तथा खाते हैं, तो उसे जो कि व्यक्तिगत परिवार कहते हैं, मतलब एकल परिवार कहते हैं, व्यक्तिगत परिवार कहते हैं। तो इसका आंसर सी होगा, व्यक्तिगत परिवार। तो यह जो है कि एकांकी परिवार या व्यक्तिगत परिवार कहते हैं। एकांकी परिवार की स्थापना का आधार व्यक्तिवाद होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किसका कथन है? संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है। संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है, तो यह किसका कथन है? तो यह जो है कि यह किसका कथन है? किसका कथन पूछा है? तो यह जो है कि है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है। तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है। संयुक्त परिवार में अधिक सदस्य होने के कारण गोपनीय स्थान की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने परिवार समाज तथा राष्ट्र हित हेतु अपनी क्षमताओं को संपूर्ण उपयोग कर मानव जाति का कल्याण कर सकता है। तो अपने परिवार समाज राष्ट्र हित हेतु अपनी क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग कर मानव जाति का कल्याण कर सकता है, तो वह है स्वस्थ व्यक्ति। स्वस्थ व्यक्ति जो है कि स्वस्थ व्यक्ति ही अपने परिवार समाज तथा राष्ट्र हित हेतु अपनी क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग कर मानव जाति का कल्याण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कार्य होते हैं। राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कार्य होते हैं। तो परिवार नियोजन, प्रसव के समय महिलाओं का देखभाल, माता एवं शिशु की देखभाल, उपयोग सभी। तो फिर से पढ़ते हैं, राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र निम्नलिखित कार्य होते हैं, तो यह प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल। तो इसका आंसर बी होगा। तो राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल संबंधित कार्य करते हैं। प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल संबंधित कार्य करते हैं। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत परिवार के कल्याण की व्यवस्था भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करता है तथा परिवारों को सीमित कर अच्छे रहन सहन प्रेरणा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम पूर्णतः केंद्रीय सरकार तथा कुछ विशिष्ट विश्व संगठनों द्वारा संचालित कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम प्रत्येक जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा संचालित किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार का अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए निम्न में किन मूल सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक है? परिवार के परिवार के परिवार की अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए निम्न में से किन मूल सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक है? तो तो इसका अर्थशास्त्र के लिए होगा, तो इसका आंसर ये होगा, अर्थशास्त्र के लिए होगा। परिवार के अर्थव्यवस्था का सफल संचालन के लिए अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांत का ज्ञान होना आवश्यक है, जो कि परिवार में संपन्न होने वाले समस्त आर्थिक क्रियाओं का संबंध भी अर्थव्यवस्था से होता है। आर्थिक क्रिया उन व्यक्तियों को कहा जाता है जिसका संबंध मनुष्य रूप से धन के उपभोग, उत्पाद, विनिमय तथा वितरण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार कल्याण के लिए गृहिणी में क्या जरूरी है? परिवार कल्याण के लिए गृहिणी में क्या जरूरी है? तो सूझबूझ होना चाहिए, तो इसका आंसर सी होगा, सूझबूझ गृहिणी में होना चाहिए। तो परिवार की सुख समृद्धि तथा उसके चहुमुखी विकास के लिए गृहिणी का ज्ञान गृहिणी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। एक कुशल तथा आदर्श गृहिणी को गृह को सुव्यवस्थित बना सकती है। प्रत्येक गृहिणी का साक्षर होना आवश्यक है ताकि व्यवस्था को समझने के लिए उसके अंदर आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो सके। सीमित व्यय द्वारा अधिक से अधिक कार्य संपन्न कर लेने का गुण ही मितव्ययिता है। परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय का घर के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। यह कथन किस अर्थशास्त्र का है? तो परिवार का आय तथा व्यय का नियंत्रण होना तथा आय का घर के सृजनात्मक कार्यों पर व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। यह कथन निकिल एवं डार्सी का है, तो इसका आंसर हाँ, ये कथन निकिल एवं डार्सी का, इसका आंसर सी सही है। तो धन संपत्ति से संबंधित व्यवस्था ही अर्थव्यवस्था है तथा जब इस व्यवस्था का अध्ययन घर परिवार के संदर्भ में होता है तब इसे गृह अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो गृह अर्थव्यवस्था के अर्थ को एक संक्षिप्त परिभाषा के माध्यम से निखिल एवं डार्सी ने इस शब्द में स्पष्ट किया है कि परिवार की आय तथा व्यय में नियंत्रण होना तथा आय का गृह के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषता है। पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषता है। तो पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषता क्या है? तो संयुक्त परिवार प्रणाली, पितृसत्तात्मक परिवार, संस्कारों एवं आदर्शों की प्राथमिकता और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी होगा। तो पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषता संयुक्त परिवार प्रणाली, विस्तृत परिवार, संस्कारों और आदर्शों की प्राथमिकता आदि। संयुक्त परिवार भारतीय समाज के परंपरागत रूप में पाया जाने वाला परिवार का प्रमुख स्वरूप रहता है। तो परिवार नियोजन के लाभ हैं। परिवार नियोजन के लाभ क्या है? तो रोजगार में वृद्धि, निर्धनता में कमी, जीवन स्तर में सुधार, इनमें से सभी जो कि परिवार नियोजन के लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। परिवार नियोजन परिवार के स्वास्थ्य एवं सुखी जीवन प्रदान करने में सहायक होता है। इससे परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य बना रहता है, घर में सुख समृद्धि रहती है, रोजगार में वृद्धि, निर्धनता में कमी, जीवन स्तर में सुधार आदि परिवार नियोजन के प्रमुख लाभ हैं। परिवार क्या है? तो परिवार क्या है? परिवार एक समूह है, परिवार एक समुदाय है, परिवार एक सामाजिक संस्था, एक भीड़ है। तो परिवार एक सामाजिक संस्था है, तो इसका आंसर सी होगा, परिवार एक सामाजिक संस्था है। परिवार एक सामाजिक संस्था है, परिवार एक सार्वभौमिक इकाई है। तो परिवार एक जो कि सामाजिक संस्था है और सार्वभौमिक इकाई है। तो यह विश्व के प्रत्येक मानव समाज में किसी न किसी रूप में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। कुछ समाजों में परिवार का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है, जिसे एकांकी परिवार कहा जाता है, तथा कुछ समाजों में परिवार का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है, जिसे संयुक्त परिवार या विस्तृत परिवार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था
निर्भर करती है तो परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था निर्भर करती है तो वह आवश्यक बचत पर, आवश्यकता के समन्वय पर, विवेकपूर्ण बचत पर, आवश्यकता खर्च में कटौती पर। तो विवेकपूर्ण बचत पर परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, तो इसका आंसर सी होगा। विवेकपूर्ण बचत पर परिवार की कुशलता अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। बचत के बजट में पारिवारिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यय का प्रावधान इस प्रकार से किया जाता है कि प्रत्येक स्थिति में पारिवारिक आय से कम ही रहता है। बचत के बजट में भविष्य की तथा आकस्मिक आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह और अनियंत्रित विवाह ये सभी प्रकार हैं। तो एकल विवाह बहु विवाह से संबंधित है, तो इसका आंसर सी होगा, बहु विवाह से है। बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह और अनियंत्रित विवाह ये सभी बहु विवाह के प्रकार है। कानून द्वारा बहु विवाह पर रोक लगा दी गई है। अधिनियम के अनुसार कोई भी पुरुष एक पत्नी के जीते जी ना दूसरा विवाह कर सकता है और ना ही कोई स्त्री एक पति के जीते जी दूसरा विवाह कर सकती है। तो वाक्य दिया गया है कि वाक्य किससे पूर्ण होता है। निखिल एवं डार्सी के अनुसार सरल ढंग से अभिव्यक्त लक्ष्य वह अंतिम बिंदु है जहां तक जो कि व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। तो इसका आंसर सी जो कि वाक्य पूर्ण होता है। तो निखिल एवं डार्सी के अनुसार सरल ढंग से अभिव्यक्ति लक्ष्य वह अंतिम बिंदु है जहां तक गृहिणी या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे के घनिष्ठ संबंध रखते हैं। तो व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे के घनिष्ठ संबंध रखते हैं। तो लक्ष्य मूल्य स्तर, तो स्तर लक्ष्य मूल्य, तो लक्ष्य मूल्य स्तर है तो इसमें उल्टा दिया गया स्तर लक्ष्य मूल्य, तो इसका आंसर सी होगा। नहीं, लक्ष्य मूल्य स्तर, तो इसका आंसर सी होगा। सॉरी, मूल्यांकन इसमें दिया लक्ष्य मूल्य लक्ष्य स्तर, तो यह है, इसका आंसर सी सही होगा। तो मूल्य लक्ष्य स्तर व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। मूल्य हमें मानवीय व्यवहार की प्रेरणा देने वाले होते हैं। लक्ष्य वह मंजिल है जहां पहुंचने का हम प्रयास करते हैं तथा स्तर जीवन को रखने योग्य बनाते हैं। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो मूल्य लक्ष्य स्तर व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। मूल्य हमें मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करते हैं। मूल्य क्या हमें मानवीय व्यवहार में प्रेरणा प्रदान कर देने वाले होते हैं। और लक्ष्य क्या, लक्ष्य वह है जो मंजिल है जहां पहुंचने में हमें प्रयास करना चाहिए, जहां पहुंचने में प्रयास करना चाहिए। और तथा स्तर जीवन को रहने योग्य बनाते हैं, स्तर जीवन को रहने योग्य बनाते हैं। पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान क्या है। तो पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान है संकुचित परिवार, विस्तृत परिवार, प्रारंभ। तो प्रारंभिक परिवार, इसका आंसर सी होगा, प्रारंभिक परिवार। तो प्रारंभिक परिवार प्रारंभिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान है। यह वह अवस्था है जब परिवार में केवल नवविवाहित पति पत्नी होते हैं जो कि विवाह के बाद एक दूसरे से समझने की कोशिश करते हैं, अपने परिवार के जीवन लक्ष्यों का निर्माण करते हैं। इस अवस्था में समय व शक्ति की मांग कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार के सदस्यों द्वारा घरेलू उत्पाद होता है। तो परिवार के सदस्यों द्वारा घरेलू उत्पाद वास्तविक आय है, तो इसका आंसर ए है। परिवार के सदस्यों द्वारा घरेलू उत्पाद वास्तविक आय है। वास्तविक आय है का उदाहरण है जो वास्तविक आय परिवार के उपलब्ध वस्तुओं सेवाओं के रूप में होती है। इसे मौद्रिक आय के उपयोग के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा बिना मौद्रिक आय के भी परिवार के सदस्यों प्रयासों के द्वारा भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक आय दो प्रकार की होती है, एक प्रत्यक्ष आय और एक अप्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय जिसमें मुद्रा नहीं होता है, अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष आय में मुद्रा नहीं होता, अप्रत्यक्ष आय में मुद्रा होता है, जो वास्तविक आय के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछा है कि यह किसने माना था कि संस्थाएं एक समाज की व्यवस्था होती हैं। किसने माना था कि संस्थाएं एक समाज की व्यवस्था होती हैं। तो डगलस नॉर्थ ने माना था, तो इसका आंसर बी होगा। डगलस नॉर्थ ने माना था। तो परिवार
परिवार में गृहिणी की व्यक्तित्व का सबसे मार्मिक पक्ष क्या है? तो परिवार में गृहिणी के व्यक्तित्व के सबसे मार्मिक पक्ष क्या है? तो बहन का पक्ष, लड़की का पक्ष, माता का पक्ष, पत्नी का पक्ष। तो माता का पक्ष होता है, तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सामाजिक व्यवस्था में विवाह से संबंधित, तो विवाह का भाग आ गया है, तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो बाल विवाह निरोध अधिनियम किस सन में लागू हुआ था? तो बाल विवाह निरोध अधिनियम किस सन में लागू हुआ था? तो बाल विवाह निरोध अधिनियम जो कि 1929 में लागू हुआ था। बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 में लागू हुआ था, तो इसका आंसर ए होगा। बाल विवाह प्रतिबंधन अधिनियम 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ। लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों की विवाह की आयु 18 वर्ष तय की गई, जिसे बाद में लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया। इसके प्रयोजन हर विलास शारदा थे, जिनके नाम पर इसे शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है? तो जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है? तो विस्तार अवस्था में होती है, तो इसका आंसर भी होगा। विस्तार अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है। तो परिवार का प्रारंभिक विवाह संस्कार से होता है। इसमें युवक युवतियां विवाह कर एक दूसरे विवाह कर एक नए परिवार का आरंभ करते हैं। पारिवारिक जीवन चक्र 3 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक अवस्था, विस्तृत अवस्था, संकुचित अवस्था। तो प्राथमिक अवस्था में सामान्यजस्य या स्थापत्य काल पति पत्नी एक साथ रहना धन कर्म खर्च होता है। और जो कि विस्तृत अवस्था में, इसमें शिशु का आगमन पालन पोषण की अवस्था है। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा समायोजन और धन की अधिकता जो कि विस्तृत परिवार में आता है। तो यह विस्तृत परिवार में आता है। विस्तृत अवस्था है परिवार में विस्तृत अवस्था। और संकुचित अवस्था में जो है कि व्यक्ति वृद्ध हो जाता है और सेवानिवृत्ति हो जाता है। आर्थिक पुनर्नियोजन काल होता है, धन ऊर्जा की कमी होती है। तो विस्तृत परिवार में बच्चा जो कि अपना कमाने लगता है, तो संकुचित परिवार अवस्था में हो जाता है, तो सेवानिवृत्ति में हो जाता है संकुचित परिवार में। तो शारदा एक्ट संबंधित है, तो शारदा एक्ट जो है कि बाल विवाह से संबंधित है, तो इसका आंसर सी है, जो कि 1829 में आया था। शारदा एक्ट नहीं, 1929 में आया था। तो शारदा बाल विवाह प्रतिनिधित्व अधिनियम 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ। लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष तय की गई, जिसे बाद में लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष तय किया गया। इसके प्रयोजन हर विलास शारदा थे, जिसके नाम पर इसे शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो इसने पूछा है कि विवाह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन जो है कि सही है। तो पूछा है कि समान जाति, आयु, शिक्षा, धर्म एवं सामाजिक वर्ग के व्यक्ति समविवाह के चलन को प्रतिबंधित करते हैं। तो समान जाति, आयु, शिक्षा, धर्म एवं सामाजिक वर्ग के व्यक्ति समविवाह के चयन को प्रतिबंधित करते हैं, तो यह सत्य है। और यह प्रचलन पश्चात देशों में है, परंतु भारत में नहीं है, तो यह गलत है, यह सत्य है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है सही। तो केवल एक सही है, तो इसका आंसर केवल एक सही है, तो यह सही, ये वाला सही है। तो विवाह के संदर्भ में समान जाति, आयु, शिक्षा, धर्म एवं सामाजिक वर्ग के व्यक्ति सम विवाह के चलने को प्रतिबंधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक महिला 2 या 2 से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो वह विवाह कहलाता है। तो वह विवाह जो है कि जब एक महिला 2 या 2 से अधिक पुरुषों से करती है तो वह विवाह बहुपति विवाह कहलाता है। इसका आंसर ए होगा, बहुपति विवाह कहलाता है।
तो जब एक महिला दो या दो से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो वह बहुपति विवाह कहलाता है। बहुपति विवाह और एक से अधिक पत्नी रखना, सामूहिक विवाह, सामूहिक विवाह समाज के भागीरथ बंधुओं द्वारा समाज हित में एक सार्थक सोच या अंगत कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दहेज निरोधक कानून कब लागू हुआ था? भारत में दहेज निरोधक कानून कब लागू हुआ था? तो यह जो है कि 1961 में लागू हुआ था। जो भारत में दहेज निरोधक कानून 1961 में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ था? तो 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार को इकोसिस्टम के दृष्टिकोण में जो कि एक सिस्टम के प्रभाव क्षेत्र को एक अन्य व्यवस्था के प्रभाव क्षेत्र में से अलग करता है, बाउंड्री के रूप में जाना जाता है। बाउंड्री के रूप में जाना जाता है। तो एक परिवार के इकोसिस्टम को दृष्टिकोण में जो कि एक सिस्टम के प्रभाव क्षेत्र में एक अन्य व्यवस्था के प्रभाव क्षेत्र में अलग करता है, तो यह बाउंड्री के रूप में जाना जाता है। तो यह जो है कि सत्य है और कारण आर कर रहा है कि व्यवस्था के बीच एक सामान्य या भागीदार बाउंड्री को इंटरफेस कहा जाता है। तो यह भी सत्य है। तो ए और आर दोनों सत्य है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। तो इसका आंसर सी होगा, ए और आर दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विधानों को उनके कार्यान्वयन के कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसे निम्नलिखित विधानों को उनके कार्यान्वयन के कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पहले जो है कि पहले क्या किया जाता है, पहले जो कि देख लेते हैं। पहले हिंदू विवाह अधिनियम आया, हिंदू विवाह अधिनियम का कार्यक्रम हुआ। फिर जो है कि पहला चौथा है, चौथा देखते इसमें किसमें है, तो चौथा ए में है, नहीं ए में नहीं है और बी में नहीं है, तो चौथा सी में और बी में है। तो फिर जो है कि कौन सा क्रम आया, इसके बाद जो है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम होगा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम तो दूसरा है, चौथा दूसरा, तो इसका आंसर बी सही होगा। तो विधेयकों को उनके कार्यान्वयन के कालानुक्रम के अनुसार करना है। तो हिंदू विवाह अधिनियम जो है कि 1955 में आया। फिर उसके बाद दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में आया और गर्भावस्था के मेडिकल समाप्ति अधिनियम 1971 में आया। फिर जो है कि प्री कंसेप्शन एवं प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट जो है कि 1994 में आया और घरेलू हिंसा से महिलाओं तथा संरक्षण अधिनियम 2005 में आया। घरेलू हिंसा से महिलाओं तथा संरक्षण अधिनियम 2005 में आया। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम प्रतिषेध एवं निवारण अधिनियम 2013 में आया। तो यह जब याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पूछ देगा कि हिंदू विवाह अधिनियम कब आया, तो 1955 में। फिर दहेज प्रतिषेध अधिनियम, इसमें तो कालक्रम के अनुसार बैठाना, तो पूछ देगा कि बीच में ही बोल रहे प्री कंसेप्शन एवं प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट कब आया, तो आ जाएगा आंसर में कहीं तो 1994 लगा सकते हैं। यह सब याद करना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट। इसका सन किस सन में आया है, तो ठीक है। तो देखिए, दहेज निषेध कानून खालिस्तान दिया गया कि यह इस बुराई को मिटाने का सरकारी तौर पर एक प्रयास था। तो यह जो है कि 1961 में, तो यह दहेज निषेध कानून 1961 में यह बुराई के मिटाने का सरकारी तौर पर एक प्रयास था। तो देखिए यह दिया गया इसमें, तो पूछ भी दिया है, तो 1961 इसका आंसर सी सही है। तो दहेज निषेध कानून 1961 यह बुराई को मिटाने का
सरकारी तौर पर एक प्रयास था। भारत में एक कानून है जो दहेज प्रथा को गैर कानूनी बनाता है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में विवाह के लिए दोनों पक्षों द्वारा दहेज देने या लेने की प्रथा का प्रतिबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का उद्धार उसकी झोपड़ी से निहित है, किसने कहा था? भारत का उद्धार उसकी झोपड़ी से, भारत का उद्धार उसके झोपड़ी से निहित है, किसने कहा था? तो यह कहा था, किसने कहा था? तो यह जो है कि महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था। तो इसका आंसर सी सही होगा। समूह कुल वंश, समूह कुल वंश एवं गांव, समूह कुल वंश तथा समूह कुल वंश गांव तथा सामाजिक वर्ग के सीमाओं के अंतर्गत विवाह की प्रथा जानी जाती है। तो समूह कुल वंश गांव तथा सामाजिक वर्ग के सीमाओं के अंतर्गत विवाह की प्रथा जानी जाती है। तो यह जो है कि सगोत्र विवाह या एंडोगामी कहा जाता है। इसका आंसर बी होगा, सगोत्र विवाह होगा। समूह कुल वंश गांव तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह की प्रथा सगोत्र विवाह या एंडोगामी प्रथा के नाम से जानी जाती है। गांव, वंश, जाति और वर्ग 4 प्रकार के एंडोगामी है। गांव एंडोगामी को गांव या क्षेत्र के भीतर शादी की आवश्यक होती है। यह भौगोलिक सीमाओं को दृष्टि करने सुदृढ़ करने के लिए अक्सर किया जाता है। वंशावली एंडोगामी एक ही वंश के लोगों के बीच विवाह को संदर्भित करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अभिकथन और कारण दिया गया है। तो अभिकथन कह रहा है कि मानसिक रूप से अक्षम चुनौतीपूर्ण लोगों के विवाह का कोई अधिकार नहीं है। तो यह गलत है। मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण लोगों को विवाह का कोई अधिकार नहीं है, तो यह गलत है। अक्षम, तो वे लोग बच्चों के जन्म देने तथा उनका लालन पालन करने में अक्षम होते हैं, ये भी गलत है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ए और आर दोनों गलत है, तो इसका आंसर जो है कि बी होगा। ए और आर दोनों गलत है, इसका आंसर बी होगा। बी होगा, ए और आर दोनों गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष विवाह अधिनियम किस सन में बनाया गया था? विशेष विवाह अधिनियम किस सन में बनाया गया था? तो यह 1954 में बनाया गया था। किसमें? 1954 में बनाया गया था। तो इसका आंसर सी होगा। विशेष विवाह अधिनियम सन 1954 में बनाया गया। यह भारत की संसद का एक अधिनियम है जो भारत के लोगों और विदेशी देशों में सभी भारतीय नागरिकों के लिए विवाह का विशेष रूप प्रदान करता है। यह भारत के अंतर धार्मिक एवं अंतर जातीय विवाह को पंजीकृत करने एवं मान्यता प्रदान करने हेतु बनाया गया है। यह नागरिक अनुबंधन के माध्यम से दो व्यक्तियों को अपनी शादी विधि पूर्वक करने की अनुमति देता है। तो विशेष विवाह अधिनियम 1954 में बनाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र है। भारतवर्ष में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र क्या है? तो 18 वर्ष है। तो इसका आंसर ए होगा, 18 वर्ष। तो वह सामाजिक नियम जिसमें व्यक्ति को अपने समुदाय से ही विवाह के लिए साथी ढूंढना होता है उसे कहते हैं, तो उसे एंडोगामी सगोत्र विवाह कहते हैं। तो इसका आंसर सी होगा, एंडोगामी कहते हैं। तो विवाह की एक सामाजिक संस्था है। भारतीय समाज में विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। विवाह के उपरांत ही परिवार का निर्माण होता है। एंडोगामी नियम में एक बालक अपने समुदाय की लड़की से विवाह कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है, सुमिलित करना है। तो हिंदू विवाह अधिनियम कब आया था? तो हिंदू विवाह अधिनियम जो है कि 1955 में आया था। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया था। तो इसका पहला होगा। और गर्भ समापन अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, स्त्रियों की घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम। तो स्त्रियों से घरेलू
घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम जो कि 2005 में आया था, इसका दूसरा होगा। तो पहले का जो है कि पहले का पहला होगा, तो पहला जो है कि ए में भी है, सी में भी है, और दहेज स्त्रियों घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम 2 में है। तो यह चौथे का दूसरा इसमें भी है, इसमें भी है। तो दहेज निषेध अधिनियम कब आया था? तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 में आया, तो इसका ये होगा। तो दहेज निषेध अधिनियम, तो इसमें चौथा, तो इसका पहला आंसर होगा, पहला सही होगा। और फिर गर्भ समापन अधिनियम कब आया? गर्भ समापन अधिनियम जो कि 1971 में आया, तो इसका यह होगा। जो पहले जो हमें आए उसी का मिलान करना चाहिए, जब नहीं मिले से मिलाते जाते हैं। तो इसका आंसर ए सही होगा। तो हिंदू विवाह अधिनियम 2055 में आया, 1955 सॉरी 1955 में आया। गर्भ समापन अधिनियम 1971 में आया। फिर जो है कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 में, स्त्रियों के घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम 2005 में आया। वह विवाह जिसमें स्त्रियों वह विवाह जिसमें स्त्रियों युद्धापराध जीत कर लाई जाती थी, वह विवाह कहलाती है। तो वह जो है कि राक्षस विवाह कहलाता है। तो वह विवाह जो है कि राक्षस विवाह कहलाता था। तो इसका आंसर सी होगा, राक्षस विवाह। इसका आंसर सी होगा, राक्षस विवाह। तो वह विवाह जिसमें स्त्रियां युद्धापराध जीतकर लाई जाती हैं, राक्षस विवाह कहलाती हैं। जबकि कन्या को खरीदकर आर्थिक रूप से विवाह कर लेना असुर विवाह है। और कन्या को खरीद कर विवाह कर लेना जो कि असुर विवाह है। और कन्या की मदहोशी का लाभ उठाकर उससे शारीरिक संबंध बना लेना और उससे विवाह करना पैशाच विवाह कहलाता है। मतलब जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना, फिर उससे विवाह करना, जो कि पैशाच विवाह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है? तो यह जो है कि वेस्टरमार्क है। तो इसका आंसर ये है, वेस्टरमार्क है। सॉरी, किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है? तो यह जो कि मैकाइबर ने कहा है, मैकाइबर ने कहा है। तो प्रसिद्ध मनोविज्ञान शास्त्री मैकाइबर महोदय ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है। उन्होंने माना कि एक विवाह अर्थात एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह या स्त्री का कार्य एक पुरुष से विवाह का स्वरूप ही सर्वश्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह में विवाह के कितने परंपरात्मक स्वरूप माने जाते हैं? तो हिंदू विवाह में परंपरात्मक जो कि स्वरूप 16 होते हैं, नहीं सॉरी 8 होते हैं। इसका आंसर सी होगा, संस्कार 16 होते हैं। तो हिंदू धर्म में व्यक्ति के गर्भ में होने से लेकर मृत्यु तक के कुल 16 संस्कार होते हैं। इसमें परिग्रहण संस्कार को विवाह संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू विवाह में विवाह संस्कार के कुल 8 परंपरागत स्वरूप माने जाते हैं। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, जिसमें से ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह जो कि अच्छे विवाह में माने जाते हैं, और जो कि गलत अच्छे विवाह में नहीं माने जाते गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, ये जो कि अच्छे विवाह में नहीं माने जाते हैं। तो ठीक है, आगे देखते हैं। विवाह जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है। विवाह जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है। तो विवाह जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है क्या? अत्यधिक धन की उपलब्धता होना, या पति का शिक्षित होना, पत्नी का सुंदर होना, पति पत्नी में समुचित समायोजन होना। तो इसका आंसर डी सही होगा, पति पत्नी में समुचित समायोजन होना वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है। विवाह व्यक्ति के 16 संस्कार में एक ऐसा महत्वपूर्ण संस्कार है जो स्त्री और पुरुष के जीवन को सुखी और सुखहाल बनाता है, साथ ही एक दूसरे को परिपूर्ण करता है। पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में सफलता के लिए उसके बीच परस्पर समुचित समायोजन
वह व्यवहार कुशल होना अति आवश्यक होता है। विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव किस पे पड़ता है, तो यह पति पर, पत्नी पर, बच्चों पर, से इनमें से भी नहीं। तो विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव जो है कि बच्चों पर पड़ता है, तो इसका आंसर सी सही होगा। तो विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। विवाह विच्छेद की स्थिति में पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिससे बच्चों की देखभाल व उसकी परवरिश सही तरीके से नहीं हो पाती और उसके सभी प्रकार के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित हुआ, तो यह हरविलास सारदा के द्वारा हुआ था। इसका आंसर सी होगा, हरविलास सारदा के द्वारा हुआ था। और सती प्रथा का अंत कब हुआ, राजा राममोहन राय ने किया था सती प्रथा का अंत। तो विवाह विच्छेद प्रतिबंध अधिनियम 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ। लड़कियों की विवाह की आयु जो कि 14 वर्ष, लड़कों की विवाह की आयु 18 वर्ष तय की गई, जिसे बाद में लड़कियों के लिए 18 वर्ष, लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया। इसके प्रयोजन हरविलास सारदा थे, जिनके नाम पर इसे सारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। विकल्प ए इसका आंसर सही है। तो प्रेम विवाह का परंपरागत नाम क्या है, तो प्रेम विवाह का परंपरागत नाम जो कि गंधर्व विवाह है, तो इसका आंसर सी होगा। तो प्रेम विवाह का परंपरागत नाम गंधर्व विवाह है। कन्या और वर की परस्पर सहमति के बाद जो विवाह होता है वह गंधर्व विवाह कहलाता है। वर्तमान में देखा जाए तो प्रेम विवाह इस प्रकार के विवाह का ही एक परिवर्तित स्वरूप है। प्राचीन काल में इस प्रकार के विवाह का एक स्वरूप स्वयंवर भी कहा जाता था। दुष्यंत ने शकुंतला से गंधर्व विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू विवाह का उद्देश्य है, तो हिंदू विवाह का उद्देश्य क्या है, तो हिंदू विवाह का उद्देश्य है धर्म, प्रज्ञा मतलब पुत्र की प्राप्ति, रति, तो इनमें से सभी है, तो इसका आंसर डी होगा। तो हिंदू विवाह समाज में विवाह का एक संस्कार है जिसका उद्देश्य पवित्र और धार्मिक है। विवाह के माध्यम से ही मनुष्य अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का पालन करता है। हिंदू समाज में धर्म का बहुत महत्व है। बिना पत्नी की व्यक्ति का कोई भी धार्मिक कार्य पूरा नहीं माना जाता है, अतः सभी धार्मिक कार्यों में पत्नी की उपस्थिति आवश्यक है। हिंदू विवाह प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है: पवित्र एवं धार्मिक, पुत्र की प्राप्ति, प्रेम की भावना जिसे रति कहते हैं, यौन सुख की प्राप्ति, मनुष्य को शालीनता और सदाचारी बनाना, ये सब हिंदू विवाह के मुख्य उद्देश्य हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है, तो उसे कहते हैं अंतर विवाह कहते हैं, तो इसका आंसर सी होगा। एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे अंतर विवाह कहते हैं। दूसरे शब्दों में अंतर विवाह के अनुसार एक विशिष्ट वर्ग के व्यक्ति उसी वर्ग के अंदर रहने वाले व्यक्तियों में से ही वधु को चुनना पड़ता है। अंतर जाति विवाह का अभिप्राय क्या है? प्रत्येक जाति को एक दूसरे से विवाह करने की स्वतंत्रता है। अंतर जाति विवाह के दो रूप पाए जाते हैं, जो कि अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। तो अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विवाह निरोध जिसे संशोधित किया गया है, अधिनियम 1978 के अंतर्गत निम्न विशेषता है। तो बाल विवाह निरोध अधिनियम 1978 के अंतर्गत निम्न विशेषता क्या है? तो यह लड़का के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष कर दी गई और लड़कियों के लिए 18 वर्ष कर दी गई थी, तो इसका आंसर बी होगा। और सारदा एक्ट में जो आया था बाल विवाह,
तो उसमें लड़की की आयु जो है कि 14 वर्ष थी और लड़के का आयु जो कि 18 वर्ष था। इससे संशोधित कर 1978 में सारदा एक्ट जो कि 19 जो है कि 29 में आया था, 1929 में आया था। तो उसमें लड़के की आयु जो कि 18 वर्ष थी शादी विवाह के लिए और लड़की की आयु 14 वर्ष थी। तो उसे संशोधित कर 1978 में लड़के की आयु जो है कि लड़के की आयु 21 वर्ष कर दिया गया और लड़की की आयु जो कि 18 वर्ष कर दिया गया। बाल विवाह पर रोक संबंधित कानून सर्वप्रथम 1929 में बना, बाद में सन 1939, फिर 1978, फिर 2026 में इसे संशोधन किया गया। बाल विवाह निरोध अधिनियम 1978 के अनुसार लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौदायिक क्या है? सौदायिक क्या है? सौदायिक क्या स्त्री धन है। सौदायिक क्या है? स्त्री धन है। तो इसका आंसर बी सही होगा, स्त्री धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह समाप्त करने का उपाय है। बाल विवाह समाप्त करने का उपाय क्या है? शिक्षा का प्रचार प्रसार, दहेज पर प्रतिबंध कानून लगाया जाए, सही निर्णय लेने में सक्षम हो। तो उपयुक्त सभी है जो बाल विवाह को समाप्त करने का उपाय है। तो इसका आंसर बी सही होगा, डी सही होगा, सॉरी डी सही होगा। तो बाल विवाह के उन्मुख हेतु निम्नलिखित उपाय सहायक हो सकते हैं। शिक्षा का प्रचार व प्रसार तथा दहेज पर प्रतिबंध कानून लगाना जाए एवं अंतर जाति विवाह का प्रतिकूल तथा सही निर्णय लेने में सक्षम हो। बाल विवाह के विरुद्ध जनमत का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह एक है। बाल विवाह एक है तो बाल विवाह एक जो है कि बाल विवाह एक जो है कि सामाजिक समस्या है। तो इसका आंसर बी होगा, सामाजिक समस्या है। तो बाल विवाह एक सामाजिक समस्या जो कि सभी समाज में मतलब समाज में हो रहा है। सभी अपने बच्चों बड़ी लड़कियों का या लड़कों का विवाह कम उम्र में कर दे रहे हैं, तो उसे एक सामाजिक समस्या में ही आया ना। तो बाल विवाह एक सामाजिक समस्या है। बाल विवाह का तात्पर्य कम आयु में होने वाले विवाह से है। वर्तमान भारतीय कानून के अनुसार लड़कियों के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए यह आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई। इस तिथि में निर्धारित आयु से कम आयु में होने वाले विवाह को और अवैधानिक तथा बाल विवाह की श्रेणी में रखा जाता है। अवैधानिक तथा बाल विवाह की श्रेणी में रखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों के घर छोड़ने एवं आत्मनिर्भर होने के बाद, बालकों के घर छोड़ने एवं आत्मनिर्भर होने के बाद प्रारंभ होने वाले पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था क्या है? तो प्रारंभ होने वाले प्रारंभिक जीवन चक्र की अवस्था जो कि पुनर्व्यवस्था काल है। तो इसका आंसर बी होगा, पुनर्व्यवस्था काल। तो बालकों के घर छोड़ने एवं आत्मनिर्भर होने के बाद प्रारंभ होने वाले पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था पुनर्व्यवस्था काल की व्यवस्था है। जब बच्चे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगा, विभिन्न स्थानों पर चलते जाते हैं और अपने गृहस्थी बसा लेते हैं, तो उसे पुनर्व्यवस्था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवाह एक क्या है? विवाह एक सार्वभौमिक संस्था है। सार्वभौमिक संस्था है। तो इसका आंसर बी सही होगा, सार्वभौमिक संस्था है। विवाह एक सार्वभौमिक संस्था है। परिवार समाज की एक मौलिक इकाई है। यह संपूर्ण समाज की आधारशिला है। यह एक सार्वभौमिक संस्था है जिसमें परिवार ही समाज की प्राथमिक मौलिक इकाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम वैधानिक आयु क्या है? लड़कों के लिए विवाह की वैधानिक आयु क्या है? तो 21 वर्ष है। तो इसका आंसर बी होगा, 21 वर्ष। और लड़कियों के लिए 18 वर्ष है। तो भारतीय संविधान संशोधन द्वारा लड़कों की न्यूनतम आयु विवाह की 21 वर्ष तथा लड़कों की शादी की उम्र 18 वर्ष निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज विरोधी बिल किस सन में पारित किया गया था? तो दहेज विरोधी बिल 1961 में पारित किया गया था। तो इसका आंसर बी सही होगा। दहेज विरोधी बिल जो है कि 1961 में पारित हुआ था। इस बिल के अधिनियम के अनुसार दहेज देने वाले को 6 मास का कार्यकाल तथा 6 मास की कार्यकाल 5,000 रुपया जुर्माना और दहेज मांगने वाले को मतलब दहेज देने वाले को 6 माह
का कारावास होगा तथा 5 वर्ष का जुर्माना दे होगा। और जो कि दहेज मांगने वाले को 6 माह का कारावास तथा 5 वर्ष का जुर्माना होगा। पर सब लोग दहेज दे रहे हैं, ले रहे हैं। तो अनुशासित अनुशासित करना इसमें इनमें सुधार करने का एक तरीका है। तो अनुशासित करना इसमें इनमें सुधार करने का एक तरीका है। तो इनमें सुधार करने का क्या तरीका है? तो तौर तरीके, व्यवहार, वंचित्र होता है और नैतिक मूल्य होता है। सौंदर्यात्मक अभिरुचि, शैक्षिक मूल्य, इसमें सुधार करने का तरीका नहीं है। तो तौर तरीके, व्यवहार, वंचित्य होता है और नैतिक मूल्य, इसमें सुधार करने का एक तरीका है। तो पहला तीसरा जो है कि नहीं, पहला तीसरा और जो है कि चौथा, हाँ, शैक्षिक मूल्य चौथा, तो यह सत्य है। सौंदर्यात्मक अभिरुचि नहीं है, तो यह सत्य है। तो हमारा क्लास जो है कि इसका समाप्त हुआ। अब शक्ति समय धन शक्ति समय व धन व्यवस्थापन का क्लास है, जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, आप सबका धन्यवाद।